हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने देखा था भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। उसमें थोड़ा बहुत रह गया था, उसी को आज हम कंप्लीट करेंगे। उसमें से ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथ के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कौटिल्य अर्थशास्त्र। कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य या कौटिल्य इन्हें विष्णुगुप्त भी कहते हैं। यह 15 अधिकारणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित किया गया। इसको कितने में? 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित किया गया। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है गार्गी संहिता। इसके बाद है कालिदास का मालविकाग्नि मित्र। कालिदास का मालविकाग्नि मित्र। नेक्स्ट है बिल्हड़ का विकमांग देव चरित्र। नेक्स्ट है विशाखा दत्त का मुद्राक्षस। नेक्स्ट है बाणभट्ट का हर्ष चरित्र। नेक्स्ट कामंद की नीति शास्त्र। नेक्स्ट है कल्हड़ की रजत रंगिणी। कल्हड़ की रजत रंगिणी। यह पुस्तक जो है, जिसका संबंध जो है कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। याद रखना दोस्तों, कश्मीर के इसका संबंध जो है कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। नेक्स्ट है पद्म गुप्त का नाव साग चरित्र। नेक्स्ट है वाकपति राज का गौड़वाहो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि विदेशी लेखकों के विवरण के बारे में, जिन्होंने भारत का भ्रमण किया और अपने अनुभवों को अपनी पुस्तक में, जो उन्होंने उस समय के भारत को उन्होंने जो देखा, अनुभव किया, उसको अपने पुस्तक में जो है उतारा है। चलिए देखते हैं इसको। यूनानी लेखक, चीनी लेखक और तिब्बती लेखक। तो यूनानी लेखक को मैंने 3 भागों में विभाजित किया, जैसे कि सिकंदर के पहले जो यूनानी लेखक आए थे, सिकंदर के बाद जो आए थे, सिकंदर के समकालीन और सिकंदर के बाद के लेखक। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। स्काइलैक्स, हिकेटियस, मिलेटस, हेरोडोटस, कैमियस, निकास, एरिस्टोब्यूलस और ओनेसिक्रिटस। नेक्स्ट है सिकंदर के बाद के लेखक है मेगास्थनीज। ये वही मेगास्थनीज है जो सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका, इसकी पुस्तक क्या नाम था? इंडिका नाम था, इंडिका। इसने अपनी पुस्तक जो है इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिसे डायनिसिस है, और इसने जो है ये मिस्र नरेश तालमी फिडेलिस्पस का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था। ध्यान रखना, यह अशोक के दरबार में आया था, मिस्र से आया था। जैसे कि और आपने सुना है टालमी के बारे में। इसने 2वीं शताब्दी, टालमी जो था, टालमी इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। टालमी जो था, इसने 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। तो याद रखिएगा, भारत का भूगोल। नेक्स्ट है स्ट्रैबो। नेक्स्ट प्लिनी द एलेंडर। ये प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। याद रखना, प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री। नेक्स्ट है पेरीप्लस। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं मिलती, बट यह लेखक करीब 80 ईसा पूर्व के हिंद महासागर में यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी। नेक्स्ट है एलियन।
इसके अलावा भी कई यूनानी रोमान जो लेखक थे उनमें से जैसे कि डायमेकस, यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। चलिए देखते हैं चीनी लेखक के बारे में, जैसे कि सुमाचीन, फायान। जैसे फायान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त सेकेंड, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण के में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्धि बताया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वेनसांग। वेनसांग यह हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारत वर्ष के लिए प्रथम प्रस्थान किया था और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा था। उसके बाद भारत में 15 वर्षों तक रुका था और लगभग 15 वर्षों तक रुक करके ये 645 ईस्वी में चीन लौट गया था। भारत में 15 वर्षों तक ठहर कर ये 645 में जो है 645 ईस्वी में चीन लौट गया था। वह बिहार मतलब ये बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तीय सी यू की नाम से प्रसिद्ध है। सी यू की। चलिए देखते हैं आगे देखते हैं, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है इत्सिंग। इनके बारे में जानते हैं। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत में का वर्णन किया था इत्सिंग ने। तो एक मात्र तिब्बती लेखक तारानाथ जो थे। अच्छा एक और थे जो है, जैसे कि तारानाथ के बारे में अगर जानना चाहें तो यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। याद रखना, कंगयूर तथा तंगयूर। इसकी रचना की थी। इसमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक और राइटर जो था, भ्रमण करता था, उसका नाम था मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के बारे में पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। चलिए थोड़ा धर्म ग्रंथ ऋग्वेद के बारे में, चारों वेदों के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। इसमें मंडल 10 हैं, सूक्त 1028 ऋचाएं हैं, 10,462। इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को कहते हैं होत। इसके 8वें मंडल में इसके 8वें मंडल की हस्तलिपि ऋचाओं को खिल कहा जाता है। हस्तलिपि ऋचाओं को इस जो विश्वामित्र के द्वारा रचित है, यह है ऋग्वेद। देवता सोम का वर्णन 9वें मंडल में मिलता है। देवता सोम का वर्णन 9वें मंडल में मिलता है। और 10वें मंडल में इसमें वर्ण व्यवस्था, चातु से वर्ण समाज की कल्पना का जो है इसी में मतलब वर्णन मिलता है। जैसे कि मुख जो है ब्राह्मण है, भुजा ये भगवान ब्रह्मा, आदि पुरुष ब्रह्मा के बारे में कहा गया है। उनके मुख को जो है ब्राह्मण, भुजाओं को क्षत्रिय, जंघा को वैश्य और चरण को शूद्र कहा गया। चलिए आगे देखते हैं यजुर्वेद। इसके पठनकर्ता को आर्यु कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में गाया जाता है। नेक्स्ट है साम वेद। इसके पठनकर्ता को उद्रात कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। लास्ट है, यह सबसे बाद का
वेद है जो अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखा गया था, रचित किया गया था। तो अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। इसमें सभा तथा समिति एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा जाता है। इसकी इसी के अंदर जादू टोना, जैसे जैसे कि रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्मा आदि विषयों के से संबंध मंत्र तथा सामान्य मनुष्य के विचार, विश्वास, अंधविश्वास इत्यादि का वर्णन किया गया है। चलिए ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा लगभग चारों वेदों के बारे में। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।